दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। क्या है, आजकल मुंगेरी लाल बहुत हो गए हैं, हसीन सपने देखने लगे हैं। वो टीवी पे पुराना सीरियल आता नहीं था क्या, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वैसे हसीन सपने देखने वाले आजकल दुनिया में कम नहीं है। लोगों को दिन दहाड़े सपने आने लगे हैं और ये सपना सच होगा ऐसा जताकर उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला मीडिया भी आजकल बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। दोस्तों, किसी को भी लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। अब न जाने कितने लोगों को यह ख्वाब आ रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलो भाई, देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में तो हर कोई सोच सकता है कि मैं बनूंगा। ऐसे बहुत सारे वीर हैं हमारे यहां कि जो देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। खुद को संभाव्य प्रधानमंत्री के बारे तौर पर भी पेश किया करते हैं कुछ लोग। तो हमारे शरद पवार है ना, महाराष्ट्र के, वो खुद को हर बार देश का प्रधानमंत्री मानते हैं। अब इस बार चुनाव होंगे तो शरद पवार ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाले प्रधानमंत्री यही है। उनके समर्थकों में भी एक अजीब सी होड़ लगी रहती है और वो भी खुद को प्रधानमंत्री साबित करने में लगे रहते हैं। अब ऐसी ही इच्छाएं, आकांक्षाएं लगी है नीतीश कुमार के ऊपर। अब क्या है दोस्तों कि नीतीश कुमार के ऊपर अभी आकांक्षाएं इसलिए लगी है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से रिश्ता तोड़ दिया है। अब लगे नीतीश कुमार को सपने दिखाने, क्योंकि मीडिया की वो जरूरत है। कोई ना कोई तो चाहिए ना यार इनको कि जिसको सामने रखकर वो मोदी का विरोध कर सके। अब तक इनके लिए राहुल बाबा थे और राहुल बाबा से वो अपने सारी बातें पूरी करवा लेते थे। जब सोनिया गांधी पहले थी, मां सोनिया ने तो प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। अब जब मां सोनिया नहीं कहती है तो बाबा राहुल को बना दो और बाबा राहुल ही मोदी के पीछे लगेंगे और बाबा राहुल को सामने कर कर मोदी के खिलाफ बातें की जा सकती है। अब जैसे ही राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनने के होड़ में आए, वैसे ही उनकी पार्टी का अधपतन होता गया। राहुल बाबा तो अब प्रधानमंत्री क्या, सांसद बनने की स्थिति में भी नहीं है। उनके खुद के अमेठी चुनाव क्षेत्र से उनको हारना पड़ा। वायनाड चले गए केरल में। अब आगे चलकर वायनाड से भी चुनकर आएंगे कि नहीं, यह भी सवाल मन में आता है। अब राहुल बाबा नहीं बन सकते हैं तो किसी को तो आगे करना चाहिए ना। शरद पवार भी नहीं बन सकते हैं, वो कहीं से चल रहे हैं आने वाले प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री, संभाव्य प्रधानमंत्री, ऐसे कई बातें चलती रही शरद पवार की बात। अब उनके बस की भी बात नहीं रही है तो एक नया चेहरा निकाला है नीतीश कुमार वाला। क्योंकि नीतीश के पार्टी ने नीतीश सबके है, सब नीतीश के है, ऐसे बैनर भी लगा दिए थे। तब नीतीश कुमार को सामने किया जाए तो भाजपा को एक तगड़ा कॉम्पिटिटर, नरेंद्र मोदी को, भाई भाजपा को नहीं खड़ा किया जा सके, ऐसी ही सोच इन लोगों के मन में है। अब ये हसीन सपने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन सपनों के बाद, सपने देखने के बाद जैसे नींद खुलती है और पता चलता है कि हम सपने में थे, वास्तव में नहीं थे। कभी कभी हमें भी सपने आ जाते हैं, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम राजा बन गए, बहुत अमीर बन गए। तो अचानक जब नींद से उठ जाते हैं तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम अपने ही बिस्तर पर चादर ओढ़े पड़े हैं, बस सपना आ गया था। वैसे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के ख्वाब दिखाने के बाद जब नींद खुलती है तो सच तो सामने आना चाहिए ना। इसीलिए मैं वो सच आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, हर लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई? फिर एक दावा आ जाता है कि बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के पीछे खड़े हैं। मतलब वहां ममता बनर्जी बोल रही है कि हमारे नीतीश भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहां से शरद पवार बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा किया है नीतीश ने। उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं चलो नीतीश एक नेतृत्व मिल गया है। चलो केजरीवाल भी एक्सेप्ट कर लेंगे नेतृत्व को, केजरीवाल के पास तो 2 स्टेट है। तेलंगाना वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे नीतीश कुमार को।
अब इन सारे लोगों को इकट्ठा देखने के बाद यह मन में आता है कि भाई होंगे ना नीतीश, क्यों नहीं होंगे। 5-6 राज्य अगर नीतीश के पीछे एक साथ खड़े हो रहे हैं तो नीतीश क्यों नहीं होंगे प्रधानमंत्री देश का। अब सबको तो लगता है होंगे होंगे होंगे, अब होंगे, लेकिन वास्तविकता भी देखना जरूरी है। ऐसा ही बात किया गया था जब शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की बात चल रही थी साल भर पहले। मुझे याद है एनालाइजर के मराठी चैनल पर हमने ही वो वास्तविकता दिखा दी थी। शरद पवार के राष्ट्रपति बनने के ख्वाब देखने वाले, हसीन सपने देखने वाले लोगों को एक वास्तविकता दिखा दी थी, और उसके बाद तो शरद पवार ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। अब यह देखना जरूरी है कि क्या है वास्तविकता, नीतीश सच में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलो जरा कुछ फिगर पर ध्यान दे, क्योंकि फिगर के बिना तो कुछ बात नहीं हो सकती। भाई मैं फिगर यानी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, आप कहीं और न चले जाए फिगर की बात सोचकर, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। चलिए जिन जिन स्टेट से नीतीश को समर्थन मिल सकता है उन स्टेट में सांसदीय सीटें कितनी हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है महाराष्ट्र की, जो शरद पवार पितामह भीष्म है महाराष्ट्र की राजनीति के। वो शरद पवार के स्टेट में 48 सीटें हैं, 48 सीटें टोटल। उसके बाद आती है नीतीश कुमार के बिहार की बारी, तो बिहार में 42 सीटें हैं जो चुनावी क्षेत्र में लड़ी, माफ कीजिएगा 40 सीटें हैं। ममता बनर्जी की 42 सीटें हैं, ममता बनर्जी 42 सीटों पर लड़ेगी, मतलब चुनकर आएंगे ऐसा सोचेंगे आप। चंद्रशेखर राव जिस तेलंगाना से है उस तेलंगाना में 17 सीटें हैं। केजरीवाल के पंजाब और दिल्ली मिलाकर 19 सीटें हो रही है। अब इनका कुल जोड़ तोड़ किया जाए, सबको जोड़ा जाए, तो इन 6 राज्यों में 5 नेताओं के 6 राज्यों में कुल सीटों की संख्या बन जाती है 166। अब इसमें से सारी की सारी सीटें भी, अब ये तो हो नहीं सकता ना भाई, सारा का सारा आप ही ले जाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। चलो मान लो सपने ही देखने हैं और सपनों की ही बात करनी है, तो मान लो सारी की सारी सीटें इन सब लोगों ने जीत ली, तो भी इन 166 के फिगर पर सत्ता नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए जरूरत है बहुमत के आंकड़े को पार करने की। अब संसद में अगर बहुमत का आंकड़ा पार करना है तो कम से कम आपको 560 की आगे, 260 के आगे सीट चाहिए। 166 तो इनके पास है, अभी कम से कम 100 चाहिए। अगर 100 का आंकड़ा पार करना है तो कांग्रेस की मदद लेनी होगी। अब कांग्रेस के खुद के पास ही तो 100 सीट नहीं है, वो भी 55-60 के बीच में हिचकोले ले रही है। तो कांग्रेस भी साथ आती है तो हो नहीं सकता कि ये सत्ता बन जाए, फिर और किसी पार्टी को जोड़ना पड़ेगा, और किसी गठबंधन को जोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों ये सीधी सी बात है, शादी के लिए 18 साल की लड़की चाहिए, 18 साल की लड़की ना मिले तो 9-9 साल के 2 लड़कियों के साथ तो शादी नहीं ना की जा सकती। इतने सारे इकट्ठा होकर क्या नीतीश को प्रधानमंत्री बनने से कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? चलो बात यहां तक तो ठीक है, यह हसीन सपनों वाली हो गई, सारे के सारे सीट जीते गए तो क्या वाली बात हो गई है। लेकिन सच में अगर क्या स्थिति है देख लेते हैं। इन 166 सीटों में से बीजेपी ने जो अब तक इस राज्य में सीटें जीती है उसकी संख्या है 61। जरा तफसील से मैं आपको यह चीज बताता हूं, दिखा भी देता हूं। बीजेपी ने बिहार में 18 सीटें जीती है, महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती है, तेलंगाना में 4 सीटें जीती है, उसके साथ बंगाल में 18 सीटें जीती है, दिल्ली में 6 जीती है और पंजाब में 2 जीती है, तो हुआ आंकड़ा 61। 166 में से भी 61 बीजेपी के पास अभी अभी है, मतलब 106 सीटें बीजेपी के विरोधी दलों के हाथ में है। अब सारी की सारी विरोधी दलों के हाथ में नहीं है, कोई एनडीए का भी है तो एनडीए के भी सीटें हो सकती है। उसमें से 12 तो शिवसेना से पृथक होकर अभी फिर से बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं महाराष्ट्र वाले, तो यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए।
अब बारी आती है इन महानुभावों की जिनके हाथ में कितनी सीटें हैं ये देखना जरूरी है। चलो पहले बात कर लेते हैं हम शरद पवार की। शरद पवार की एनसीपी के साथ सीटें हैं 4। अब 4 सीटों में से ये किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या खुद बनेंगे? ये वो अपनी हिंदी में कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो कौन बना सकता है किसको प्रधानमंत्री, ये भी देखना जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सीटें हैं। अब 16 सीट का कब बनेगा भाई प्रधानमंत्री? वो एचडी देवेगौड़ा वाली बात हो गई, वहां पे भी ज्यादा थे, उनको तोड़कर चंद्रशेखर, उनको तोड़कर गुजराल बने थे, वीपी सिंह को तोड़कर चंद्रशेखर बने थे, उसके लिए भी 50-60 सीटें चाहिए थी। इनके पास है 16, एक के पास है 4, तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास है 9, अब ये 2 डिजिट में भी नहीं जा रहे। टीएमसी के पास है 23, मतलब जिसमें अगर 2 जान है हम, ऐसा टीएमसी एनसीपी हो गए तो भी आंकड़ा जाता है 23 तक। आम आदमी के पास है 0, अकाली दल के पास है 2। इन सारों को मिलाया जाए तो आंकड़ा बन जाता है 54 का। अब ये 54 के आगे नहीं जा रहे हैं। शिवसेना के 4-5 भी जोड़ ले, जो बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, वो भी जोड़ ले तो 58 तक चले जाएंगे। अब समाजवादी के पार्टी के पास है कितने सांसद? बहुजन समाज पार्टी के पास है कितने सांसद? ये भी तो समझ लेना जरूरी है। तो किस बिना पर यह दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री अगला बनाएंगे? क्या इतना ड्रास्टिक चेंज होने वाला है देश में कि ये सारे के सारे बहुत आगे चले जाएंगे और बीजेपी 300 को छोड़कर अब 30 पर आने वाली है? क्या ऐसी सोच रख रहे हैं आप लोग? अगर बीजेपी नीचे आ भी रही है तो कांग्रेस बढ़ने की संभावना है कि नहीं? क्या ये भी सोचना बंद कर दिया आपने? तो मराठी माध्यमों को, खासकर मराठी वाले माध्यमों को, और हिंदी में भी जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं, इन सबको मेरा यही कहना है भाई, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब खुद देखो तो देखो, सही ठीक है चलो, लेकिन यही ख्वाब बेचारे नीतीश को दिखाकर आप उसकी क्यों सारी बातें खराब कर रहे हो? जैसे शरद पवार अब उम्र की ढलान पर आ गए हैं, 80 को छोड़ अब 82-83 में आ गए हैं, प्रधानमंत्री तो न बन सके। क्या अब नीतीश कुमार को उसी मोड़ पर आपको ले जाना है जिस मोड़ पर शरद जा रहे हैं? तो सोचिए जरा कि ऐसे ख्वाब दिखाना आपके लिए भी हानिकारक है और उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग यह है कि ऐसे किसी को प्रधानमंत्री पद का ख्वाब दिखाना स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसके लिए हानिकारक होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।